नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आईपीसी के सेक्शन 39 से लेकर 52 ए तक। अभी हमने जो लास्ट क्लास में बच्चों जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो 38 तक सेक्शंस के थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे 34, 35, 36, 37 एंड 38, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। उसके बाद फिर से इसके बाद कुछ परिभाषाएं दी गई हैं कि उन परिभाषाओं का इस पूरे आईपीसी में जहां जहां यूज किया गया है उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दी गई है वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब होता है स्वेच्छया, जब कोई कार्य अपनी इच्छा से किया जाता है। ठीक है, तब उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया, उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है वॉलंटरली। अब वॉलंटरली का अर्थ हो गया है स्वेच्छया, कि जब अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। अ पर्सन टू सेट टू कॉज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it. ओके, तो जब हम वॉलंटरली कब माना जाता है, तो वॉलंटरली का जो मेन जो टर्म है इंपॉर्टेंट, बाय मीन्स मतलब जब कोई कार्य उन साधनों से किया जाता है जिन साधनों से उसका किया जाना निश्चित था। ओके, तभी कहा जाता है कि वो एक्ट स्वेच्छया किया गया है। तो कोई व्यक्ति किसी काम को स्वेच्छा से कब करता है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. Okay, अब इसको समझने के लिए illustration है, a sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Hereby, A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act. Yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. जहां पे कोई व्यक्ति इसलिए आग लगाता है, चलो एक मैंने कई झोंपड़ियों में आग लगा दी कि लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है, उनके घर का सामान मैं चुरा लूंगा या मेरा इंटेंशन है। तो अब यहाँ पे अगर उद्देश्य मेरा आग लगाना था, ठीक है, कई झोंपड़ियों को लगातार जला देना, तो उसमें संभावना है कि उसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो मेरे उस एक्ट की वजह से। तो यहाँ पे ये बचाव नहीं ले सकते कि ना आई वॉज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ ऑफ एनी ऑफ द पर्संस, ठीक है ना, हु वर स्टेइंग एट द टाइम इन दोज हर्ट्स। तो जो लोग उस समय उस हट में थे उन लोगों की मृत्यु कारित करना मेरा आशय नहीं था। ओके, तो ये चीज आपको, ये थोड़ा सा जो अंतर है आपको ये समझना होगा। ये बेसिकली किसकी बात की गई है, ये बात की गई है कि उन कार्यों की उन चीजों की जिसके द्वारा आपका, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि वो मेन कार्य करना आपका उद्देश्य था, तो उसके साथ अगर और कोई एक्ट होता है तो वो भी स्वेच्छा किया गया माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे रॉबरी के लिए आग लगाना, ठीक है ना, कि आपको रॉबरी करना, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा रॉबरी करना था, मैं किसी को मारने थोड़ी आया था। यू कैन नॉट टेक दोज ऑफेंसेस, दोज डिफेंसेस। ओके, तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स। नाउ सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा। अगर ये पूछा जाए कि अपराध कहाँ परिभाषित है, तो सेक्शन 40 जो 40 सेक्शन है, धारा 40 है हमारे भारतीय दंड संहिता की, वो अपराध को परिभाषित करती है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन क्लॉज 2 and 3 of the sections, the word offenses denotes a thing made punishable by this code. तो इस कोड के द्वारा जो एक्ट, जो थिंग, जो चीजें दंडनीय हैं, आईपीसी के द्वारा जो कार्य, जो चीजें, जो थिंग दंडनीय हैं, वो अपराध है। पहली चीज तो in chapter 4, chapter 5A and in the following sections, namely section 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 and 445। ठीक है ना, तो इन चैप्टर 4 और चैप्टर 5A में, इन सेक्शंस में, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड। ठीक है, क्या हो जाएगा इन सेक्शंस में, क्या है, वह थिंग जो पनिशेबल है दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एंड हियर इन आफ्टर डिफाइंड। और जो सेक्शन 141 की हम बात कर रहे हैं, 176 की, 177 की, या 201, 202, 212, 216 और 441 की बात करें, द वर्ड ऑफेंस has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law
with imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine. ओके तो अब इसमें जो समय जो सीमा दी गई है वो है 6 मंथ तक का जो टर्म का इम्प्रिजनमेंट है, या हो सकता है वो फाइन या जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है 39 में हमने स्विच है आगे परिभाषा देखी, अपराध की परिभाषा सेक्शन 40 में दी गई है। अब स्पेशल लॉ, स्पेशल का लॉ है, जो स्पेशल लॉ हमेशा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके अगर कोई ऐसा स्पेशल लॉ वो लॉ है जो किसी विशेष सब्जेक्ट से डील करता है। ओके फॉर एग्जांपल आईपीसी अपराध से डील कर रही है, क्रिमिनल लॉ से डील कर रही है। जैसे पॉक्सो है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन से, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो किससे डील कर रहा है पूरा पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो डील कर रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इट इज डीलिंग विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उससे डील कर रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन किससे डील कर रहा है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो ये स्पेशल लॉ है, जो इस दिन का विषय स्पेशल है, विषय खास है। अब जब हम बात करते हैं लोकल लॉ की, तो पहले स्पेशल आएगा फिर लोकल आएगा। लोकल लॉ की अगर हम बात करें तो इट इज एप्लीकेबल टू ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी वाइज है। फॉर एग्जांपल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये क्या हो गया? ये केवल राजस्थान की सीमाओं में है, या हो सकता है कोई एक्ट जो पर्टिकुलर सिटी पर एप्लीकेबल होता हो, ठीक है, किसी महानगर पर एप्लीकेबल होता हो। तो ये लोकल लॉ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर एप्लीकेबल हो। और स्पेसिफिक क्या हो जाता है? स्पेशल लॉ क्या हो जाता है? जो विषय से संबंधित है। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, ठीक है। अब इलीगल क्या है? ओके इलीगल और लीगली बाउंड टू डू क्या है? अब वर्ड इलीगल क्या है? इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। तो इलीगल की परिभाषा में पहली चीज क्या आ गई? विच इज एन ऑफेंस, और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो ऑफेंस है, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, एंड विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, और जो सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड अवेलेबल करवाती है। ओके सो द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever is illegal in him to omit, ठीक है ना। तो जो भी omit करना, ठीक है ना, इलीगल है, वो सब बंदा लीगली बाउंड है, ठीक है ना। मतलब आप इलीगल चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलीगल को छोड़कर जो काम करना आप जो आपको काम करने ही चाहिए, वो लीगली बाउंड टू डू है। ओके तो तीन चीजें हैं इलीगल में, ऑफेंसेस हो गए, एक्ट जो प्रोहिबिटेड हैं बाय लॉ, और जो किसी भी सिविल एक्शन के लिए आपको ग्राउंड अवेलेबल करवाते हैं। दीज आर द थ्री थिंग्स। सेक्शन 43 में इंजरी या क्षति जिसे कहा जाता है, इंजरी मीन्स एनी काइंड ऑफ हार्म व्हाट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, टू बॉडी, माइंड एंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी कितने प्रकार की हो गई है? देखिए, बॉडी शरीर, मन मस्तिष्क, रेपुटेशन ख्याति, और संपत्ति। तो चार तरह की क्षति की बात आप याद रखिएगा। सेक्शन 44 है, ठीक है ना। इंजरी कहाँ है? एक तो इंजरी चार तरह की है, सेक्शन कौन सा हो गया? 4 ठीक है, 44 है, आपको ये याद रखना है। सेक्शन 44 और चार तरह की इंजरीज की बात की गई है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब लाइफ का क्या अर्थ है? जो वर्ड लाइफ है, इट डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जो जीवन है मनुष्य के जीवन से संबंधित है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब तक कि विषय में इससे विरुद्ध साबित ना हो जाए, कॉन्ट्रेरी अपीयर ना हो, तब तक आप क्या मानोगे? लाइफ शब्द जहां भी यूज किया गया है, लाइफ ये मनुष्य की लाइफ से संबंधित है। और डेथ, पहले लाइफ है फिर डेथ है 45-46 में। और डेथ का अर्थ है कि द वर्ड डेथ डिनोट्स टू द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब तक आपको तथ्यों से अन्य बात प्रतीत नहीं होती है, तो डेथ का अर्थ क्या होगा? डेथ का अर्थ है किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ से। ओके तो 45 और 46 जीवन और मृत्यु की बात कर रहे हैं। 47 में एनिमल क्या है? एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, किसी मनुष्य को छोड़कर हर प्रकार का जो लिविंग क्रिएचर है, ठीक है ना, वो एनिमल की परिभाषा में आएगा। तो जीवन, मृत्यु, फिर जानवर। वेसल जहाज, द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वीनियंस बाय वाटर और वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी।
जो वैसल या जहाज का जो अर्थ है वो उसका अर्थ क्या होगा कि जो भी पानी पर, ठीक है ना, किसी ह्यूमन बीइंग को या प्रॉपर्टी को लाने ले जाने के लिए जो जहाज बनाए गए हैं वो उसका अर्थ, उससे इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो ऐसा कोई भी वाहन, ऐसा कोई भी वेसल, ऐसा कोई भी जहाज जो किस लिए बनाया गया, पानी पर किसी ह्यूमन बीइंग को लाने ले जाने के लिए, कन्वेंस के लिए या प्रॉपर्टी के कन्वेंस के लिए बनाया गया, वो वेसल की परिभाषा में आएगा। ईयर एंड मंथ, अब देखिए ईयर एंड मंथ के लिए आपको याद रखना है, हम जो यहाँ पे कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कैलेंडर ब्रिटिश कैलेंडर है, ठीक है, हम हिंदू पंचांग यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि वॉट एवर द वर्ड ईयर एंड वर्ड मंथ इज यूज, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज टू बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। हम ब्रिटिश कैलेंडर को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब धारा कहाँ परिभाषित है, जो सेक्शन हम बात करते हैं ना, सेक्शन परिभाषित है सेक्शन 50 में। तो 50 सेक्शन की परिभाषा देता है। तो 50 में क्या है सेक्शन की परिभाषा, द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures, ठीक है ना। तो हर चैप्टर में, कोड के हर चैप्टर में एक पृथक, एक प्रीफिक्स न्यूमरल, एक फिगर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, वो नंबर धारा है, ठीक है ना। तो ये आपको सेक्शन 50 में धारा की परिभाषा है। ओथ का अर्थ है शपथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स a solemn affirmation substituted by law for an oath, any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not। तो शपथ का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई अफर्मेशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट बाय लॉ। तो अगर किसी आप अथॉरिटी के सामने अगर आप कोई डिक्लेरेशन करते हो, कोई घोषणा करते हो जो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, जिसे कोर्ट में एज अ प्रूफ यूज किया जा सके, वो शपथ की परिभाषा में आती है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई अफर्मेशन, ऐसे कोई शपथ, ऐसी कोई घोषणा, ठीक है ना, जो आप किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने लेते हैं, जिसे प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर कोर्ट में यूज किया जा सकता है, शपथ कहलाती है। 52 में ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसका अर्थ होता है गुड फेथ। तो गुड फेथ में क्या आता है, गुड फेथ में दो शब्द आते हैं इसमें, ड्यू केयर एंड अटेंशन। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention, ठीक है ना, ये उसमें आता है। ड्यू केयर एंड अटेंशन गुड फेथ के साथ याद रखिएगा। गुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ, ड्यू केयर एंड अटेंशन। सम्यक सतर्कता एवं ध्यान, इन दो शब्दों को आपको यहाँ याद रखना है। अब है संशय 52A, संशय का एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड सेक्शन 130 इन केस ऑफ द हार्बर इज गिवन बाय वाइफ और हस्बैंड ऑफ पर्सन हार्बर्ड। द वर्ड हार्बर, अब देखो हार्बर का मतलब संशय देना। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, अब इसमें अपवाद क्या है, तो आप अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को संशय दिया है, वाइफ ने अपने हस्बैंड को संशय दिया है, उसे हटा दीजिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है इसे हटा दीजिए। इसके अलावा संशय का अर्थ क्या है कि सप्लाई करना, किसका, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, ammunition or means of conveyance or assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this section or not to evade apprehension, ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर आप उसे क्या करते हैं, भोजन, कपड़े, रहने की जगह, आने जाने के लिए कोई साधन, ठीक है ना, पैसे और या हथियार या कोई सामान प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, हो सकता है जो सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप उसको उसकी सहायता करते हैं, उसे आश्रय देते हैं, वो हार्बर या संशय की परिभाषा में आएगा। तो इस प्रकार ये जो 52A है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन का लास्ट सेक्शन है। ये जो सेक्शन स्टार्ट हुए थे वो 6 से स्टार्ट हुए थे, सेक्शन 6 to 52A। ओके, तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस, काइंडली गो थ्रू दीज सेक्शंस। और जो हमारी अगली क्लासेस होंगी इसमें हम केवल 52A तक पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।